बेटा आज से अपन लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का जो मेन इशू है वो आज डिस्कस नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। क्या आज हम डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड पे बात करेंगे? नहीं करेंगे। आज उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे जिससे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड का जो इशू है वो हमको समझ में आए। तो हमारा बच्चों चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या बताया था सर आपने? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड EXCESS एक्सेस डिमांड। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब आप मन में एक बार के लिए यह मत सोचो कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और एक्सेस डिमांड क्या होती है। पहले जो पढ़ा रहा हूं वो समझो। बेटा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड बराबर हो। हमने लास्ट चैप्टर में सीखा। अगर इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है वही इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है, यानी सप्लाई और डिमांड बराबर है, तो जब इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती है तो हम यह कहते हैं कि इकोनॉमी किस में आ चुकी है? बोले इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। अब सर अगर आप बात करोगे इक्विलिब्रियम की, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप बात करोगे इक्विलिब्रियम की तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आ रही है? बेटा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आ रही है जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। मतलब व्हाट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, इज इक्वल टू व्हाट बायर्स विश टू बाय, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है सर, ये तो हमको पता है, AS इक्वल टू AD है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। फेयर इनफ। अब आप ये समझो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है बेटा? एक तो बच्चों होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक होता है बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखो दोनों ही इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम है। तो दोनों ही केस में AD इक्वल टू AS है, दोनों ही केस में AD इक्वल टू AS है। फर्क क्या है बेटा? मान लीजिए इकोनॉमी में जिस लेवल पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, जिस भी लेवल ऑफ इनकम पे, मैं कहता हूं इकोनॉमी में इनकम 10,000 करोड़ की है और 10,000 करोड़ पे मैं क्या कहता हूं, क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर जिस लेवल ऑफ इनकम पर इक्विलिब्रियम आ रहा है वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट का? फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? सारे लोगों को नौकरी मिल चुकी है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल चुका है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयड नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड है। समझना, देखो कॉन्सेप्ट को समझना। एग्रीगेट डिमांड में कहता हूं 10,000 करोड़ है और एग्रीगेट सप्लाई भी 10,000 करोड़ है। तो अगर डिमांड 10,000 करोड़ है और सप्लाई 10,000 करोड़ है, मतलब इकोनॉमी किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। इकोनॉमी किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। मैं आपको ये बोल रहा हूं इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो जब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है तब हम कहेंगे कि इकोनॉमी किसमें है बेटा? इक्वल। अरे वो तो ठीक है, पता है, नया कुछ बता रहा हूं क्या? नया ये बता रहा हूं, मान लो 10,000 करोड़ की डिमांड है और 10,000 करोड़ की सप्लाई है, तो जिस लेवल पर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उस लेवल पर अगर इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। मतलब मैं कह रहा हूं 10,000 करोड़ की इनकम पे मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड हैं, सारे लोगों को नौकरी मिल चुकी है, कोई बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा, जिसको काम चाहिए था सबको काम मिल चुका है, तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या अचीव हुआ है? फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल लो, मैं कहता हूं इकोनॉमी में डिमांड 7,000 करोड़ की है, 7,000 करोड़, सप्लाई भी 7,000 करोड़ की है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई। लेकिन इस लेवल पर आज भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं,
आज भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है, यानी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तो है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुई, लोग आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या अचीव हुआ है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसलिए अचीव होता है क्योंकि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है। डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और जब डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो जिस लेवल ऑफ इनकम पर लोग अनएम्प्लॉयड हैं और इकोनॉमी में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कोई प्रॉब्लम है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, आप बोल सकते हो रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन इकोनॉमी। एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में, मतलब आ जाओ एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में, मतलब क्या मतलब है? इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। इकोनॉमी में बेटा एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी होने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में आज भी और प्रोडक्शन होने की संभावना है। याद करो, अब देखो सारी चीजों को अगर समझ के पढ़ना है, हमने पढ़ा था कि हम इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। अब शॉर्ट रन में आउटपुट तभी इंक्रीज होता है जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी तो चेंज होती नहीं है। तो आज अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है मतलब लोग अनएम्प्लॉयड है। लोग अनएम्प्लॉयड है मतलब एम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ सकती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा। मतलब जितने लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं उतने लोगों की कैपेसिटी अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, उनकी कैपेसिटी अभी यूटिलाइज नहीं हुई है। यानी इकोनॉमी में क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है। तो जब रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए, जब सभी लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, और अभी भी इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पॉसिबल है, इकोनॉमी में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोडक्शन को और बढ़ाना पॉसिबल है, तब आप कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या अचीव हुआ है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो, तो आप क्या बोलेंगे इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? देयर विल ऑलवेज बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो यहां पे इकोनॉमी में क्या है? सम अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बट इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जिस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। जिस इकोनॉमी में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, सभी रिसोर्स पूरी तरीके से फुल्ली एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है फुल्ली अचीव, और इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप कहेंगे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। कोई डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब ये समझिए, इकोनॉमी में दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इकोनॉमी में दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक तो होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? लोग जानबूझ के काम नहीं कर रहे। व्हाट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? लोग, वॉलंटरी मतलब जो चीज जानबूझ के हो, वॉलंटरी मतलब मैंने खुद से किया है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? लोग जानबूझ के काम नहीं कर रहे। जैसे आपके कईयों की मदर है, वो हाउसवाइफ होंगी पर एजुकेटेड होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो वो चाहे तो काम कर सकती हैं, बट वो नहीं कर रही, उनका चॉइस है, बोले हमें नहीं काम करना, वी विल लुक आफ्टर आवर होम। तो वहां पे वो लोग जानबूझ के काम नहीं कर रही, तो वो अनएम्प्लॉयड तो हैं, बट वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। इकोनॉमिक्स में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता। प्लीज आप ये समझिए, पूरी इकोनॉमिक्स में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी जाती है। अरे यार, कोई जो जानबूझ के काम नहीं कर रहा उसका हम क्या कर लेंगे? आज ख्याति है, वो काम करना चाहती है पर उसे बेचारी को काम मिल नहीं रहा, तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि यार इसको काम कैसे दिलवाएं, कैसे इसको नौकरी मिले। अब ये है,
मानने आई है तो जानबूझ के घर पे खाली बैठी है, बोले मुझे तो काम ही नहीं करना। अब जिसको काम नहीं करना उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भाड़ में जाए भाई। तो लॉ ये बोला कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर नहीं करना है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे काम अवेलेबल है, लोग जानबूझ के काम करना चाहते नहीं हैं। तो व्हाट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बताओ, बोलो। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल choose to remain unemployed even when the work is available। वर्क अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है, काम अवेलेबल है, पर जानबूझ के वो काम नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे होंगे काम? आलसी हैं, या कई बार लोगों को ऐसा लगता है पैसे कम मिल रहे हैं इसलिए काम नहीं करते। जो इकोनॉमी में वेज रेट चल रही है, वेज रेट माने वेजेस, सैलरी, उनको लग रहा है सैलरी बहुत कम है, मैं तो इतने में काम नहीं करूंगा, तो वो घर में खाली बैठे। यहां पे क्या है, पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, काम करना ही नहीं चाहते, बोले हम तो नहीं करेंगे। नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, या तो काम करना ही नहीं चाहते, या करना तो चाहते हैं बट एग्जिस्टिंग रेट पे नहीं करना चाहते। नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो अगर आप काम करना नहीं चाहते या आप काम एग्जिस्टिंग वेज रेट पे नहीं करना चाहते, मैं क्या कह रहा हूं, या तो आप काम करना नहीं चाहते या आप एग्जिस्टिंग वेज रेट पे नहीं करना चाहते, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इन इकोनॉमिक्स वी डू नॉट कंसिडर द सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई आदमी अगर जानबूझ के काम नहीं कर रहा तो उसको मैं, अच्छा एक बच्चा है वो जानबूझ के नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं उसको हाथ पकड़ के तो नहीं पढ़ा सकता। मैं किसको पढ़ा सकता हूं कि वो पढ़ना चाहता है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा भाई बैठ मेरे पास, मैं समझा देता हूं। पर अगर कोई जान बुझ के नहीं पढ़ना चाह रहा, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर कोई जान बुझ के काम नहीं करना चाहता तो सरकार उसका कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं कंसिडर होती। हम पूरी इकोनॉमिक्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं वो इनवॉलंटरी पढ़ते हैं, ना कि वॉलंटरी। भूल जाइए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ होता है। अब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क। विलिंग टू वर्क है, एबल टू वर्क है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा। तो जब आप काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और यही सिचुएशन इकोनॉमी में तब अराइज होती है जब डेफिशिएंट डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड है मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो जॉब नहीं है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो जॉब नहीं है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बोलो। पीपल आर एबल and willing to work, people are able and willing to work but not able to find work, at existing wage rate। आप एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, आपको काम मिल नहीं रहा, दैट सिचुएशन इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी, रीजन क्या है इसका, क्योंकि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, उतनी डिमांड नहीं है, और इस वजह से इकोनॉमी में क्या पड़ी है, एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, काम है नहीं, काम नहीं है इसलिए लोगों को काम नहीं मिल रहा। सर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी जब इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। समझ में आ रही है बात। और इकोनॉमिक्स में हम कौन सी सिचुएशन कंसिडर करते हैं, याद रखना, इन इकोनॉमिक्स वी डू नॉट कंसिडर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वी ओनली कंसिडर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए ये चीज समझ में आती है या ये चीज नहीं समझ में आती है? समझ में आई बात, ठीक है। अब सर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है,
जहां रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन है, सभी लोगों को नौकरी मिल चुकी है और कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, यही होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। लेट्स टॉक अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। अब थोड़ा सा फुल एम्प्लॉयमेंट पर डिटेल में बात करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, अब फुल एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बतानी है, ठीक है। ये क्या सिचुएशन है जहां पे हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे काम मिल रहा है। सिंपल, अगर आप काम करना चाह रहे हो और आपको काम मिल चुका है, इकोनॉमी में 100 लोग हैं काम करना चाहते हैं, 100 के 100 लोगों को काम मिल चुका है, आप कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बताओ? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर all those who are willing to work are able to find work। हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, अगर उसे काम मिल रहा है तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या हुआ है? फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ। पता है ये क्या सिचुएशन है? बोले इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड ऑफ लेबर, DL, डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। जितनी लेबर की सप्लाई है और जितनी उसकी डिमांड है वो बराबर है। 100 लोग काम करना चाहते हैं, ये सप्लाई हो गई, और 100 लोगों को ही नौकरी मिल गई, ये डिमांड हो गई। तो जहां लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड बराबर है, अनएम्प्लॉयमेंट कब आएगी? जब सप्लाई लेबर की ज्यादा है और डिमांड लेबर की कम है। तो जब लेबर की सप्लाई इज इक्वल टू लेबर की डिमांड, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। आप बोल सकते हैं इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, मतलब लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड बराबर है। तो जब लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड बराबर है, इकोनॉमी में सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल चुका है, तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या अचीव हो चुका है? फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है। कोई प्रॉब्लम? लेकिन अब यहीं पे एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली, और ये आपकी स्कूल के टीचर्स का और बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। पर एक बात बताओ, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, मानते हो कि नहीं मानते? नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, यही समझना है आप। अगर आप कह रहे हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी है तो भी अनएम्प्लॉयड लोग जीरो नहीं होंगे, कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल दूं, हमारी ख्याति है ना, ये जॉब करती थी रिलायंस में। अब इसको रिलायंस से अच्छी जॉब मिल गई, रिलायंस से अच्छी जॉब मिल गई मान लो अदानी में, तो इसने रिलायंस छोड़ के अदानी जॉब ज्वाइन कर लिया। अब इसने रिलायंस छोड़ी 1 अक्टूबर को। कब छोड़ी? पर अदानी में ज्वाइनिंग मिली 15 अक्टूबर से। अब रिलायंस तो 1 तारीख को छोड़ दी, अदानी में ज्वाइनिंग 15 को है, तो 1 से 15 के बीच में तो घर बैठेगी। अब ये तो नेचुरल बात है, ये तो हर आदमी जो जॉब करता है उसके साथ होता है कि जब आप पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब पर जाते हो तो बीच में थोड़ा बहुत टाइम गैप रहता है। यार अब उतने टाइम के लिए तो आदमी घर बैठेगा ना, उतने टाइम के लिए थोड़ी सोचेगा अच्छा 14 दिन घर में बैठा हूं, चलो मजदूरी करता हूं, कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर ही उठा लेता हूं जाके। नहीं, वो भी चिल मारेगा, घूमेगा फिरेगा, ऐश मारेगा, बोले 14 दिन तो सांस लेने की फुर्सत है, चलो मजे करें। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अब मेरे साथ भी ऐसा होता है, मार्च में सारे बच्चों के पेपर होते हैं, कोई बैच भी नहीं होते, मैं खाली बैठा होता हूं। थोड़ी जबरदस्ती बच्चों को बोलूं नहीं पेपर छोड़ो आओ पढ़ने, में खाली बैठा हूं। तो कुछ एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा होगी, और उसी को बोला जाता है वो सिचुएशन की इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। एक मिनिमम लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा होगी, दैट विल बी कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे उससे? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मेरे यहां पे जॉब करने आई ख्याति। अब मेरे यहां पे जॉब करने के लिए MS एक्सेल आना चाहिए, इसको आता नहीं MS एक्सेल। तो मैंने बोला जा MS एक्सेल की ट्रेनिंग लेकर आ, फिर तुझे नौकरी पे रख लूंगा। तो इसने कहा भैया यार MS एक्सेल की ट्रेनिंग में तो 1 महीना लगेगा। तो मैंने कहा 1 महीने बाद आ जाना, अभी 1 महीना खाली बैठी है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग कर रही है।
तो ट्रेनिंग पीरियड में तो आदमी खाली है, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल है कि नहीं है बताओ? अग्रीड हो? तो सर आप क्या बोलोगे? इवन व्हेन इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट देयर विल ऑलवेज बी सम minimum level of unemployment in the economy. Such minimum unemployment is called natural unemployment. तो क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? बोलो अगली बात क्या याद रखोगे? बोलो क्या याद रखोगे अगली बात? सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, सिचुएशन ऑफ full employment does not mean zero unemployment. फिर क्या बोलोगे? There will always be some minimum level of, क्या हुआ? नहीं बोलना, मत बोलो, मैं नहीं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, आप खुद से पढ़ लेना. There will always be some minimum level of unemployment. There will always be some minimum level of unemployment in the economy. बताओ क्या बोलते हैं ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को? क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. अब पेपर में 3 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो आप उसमें पूरा समझा के आना, ये नहीं सिर्फ इतना सा लिख कर आओ, पूरा समझा के आना कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड बराबर होती है. ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर एबल टू फाइंड वर्क. लेकिन फिर भी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी में होगी, और इस मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. बोलो आया? अब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 रीजंस होते हैं. नेचुरल एम्प्लॉयमेंट के कितने रीजंस होते हैं बताओ? 2. कौन से 2 रीजंस होते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन और दूसरा रीजन. नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का पहला रीजन आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या आता है पहला रीजन? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा रीजन आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या आता है? इन 2 रीजंस की वजह से क्या क्रिएट होती है बेटा? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. कौन कौन सा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल क्या है ये मेरे को आपको समझाना है. ठीक है सर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जॉब इंडस्ट्री में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से. किसकी वजह से? मैं जॉब इंडस्ट्री में चेंज होने का एग्जांपल देता हूं. एक फैक्ट्री है जो हरियाणा में. कहां है? हरियाणा में. अब फैक्ट्री के पास जो जगह वो कम पड़ रही है, तो फैक्ट्री को हरियाणा से गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है. हरियाणा से गुजरात. अभी हो गया कि जॉब इंडस्ट्री में चेंज आ गया. क्या चेंज आ गया जॉब इंडस्ट्री में? कि फैक्ट्री कहां से कहां शिफ्ट हो रही है? हरियाणा से गुजरात. अब प्रॉब्लम क्या है? हरियाणा से आप गुजरात अगर फैक्ट्री शिफ्ट करोगे तो लेबर जो हरियाणा की फैक्ट्री में काम करेगी उसे कहां शिफ्ट होना पड़ेगा? गुजरात. अब मुझे बताओ, हर कोई बंदा अपना घर हरियाणा से गुजरात तो शिफ्ट नहीं करना चाहेगा. तो अब हरियाणा से गुजरात जब मैंने फैक्ट्री शिफ्ट करी तो 10 वर्कर ऐसे थे जिन्होंने कहा हम तो गुजरात नहीं जाएंगे. तो फैक्ट्री ने कहा ठीक है मत जाओ, उनको निकाल दिया और गुजरात में 10 नए लोग रख लिए. अब हरियाणा के तो वो 10 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बट वो स्किल्ड लोग हैं, उनको हो सकता है 10 दिन 15 दिन में नई जॉब मिल जाए. पर जब तक नई जॉब नहीं मिलेगी जब तक तो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे. तो आज मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी बहुत सारे दूंगा. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या आती है आप ये समझो. इट इज एसोसिएटेड विद, बोलो इट इज एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग जॉब डायनामिक्स, चेंजिंग जॉब डायनामिक्स इन द इकोनॉमी.
सर जॉब डायनामिक्स में चेंज आने का मतलब होता है लेबर मार्केट में चेंजेस आना। सर लेबर मार्केट चेंज होता रहता है। चेंजिंग जॉब डायनामिक्स इज द वर्ड दैट यू नीड टू लर्न। जॉब इंडस्ट्री में चेंजेस आना। अब जॉब इंडस्ट्री का एक और चेंज का एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या होगा चेंजिंग जॉब डायनामिक्स के? 2-3 देता हूं आपको। जैसे एक तो एग्जांपल हो गया इमोबिलिटी ऑफ लेबर। व्हाट इज इमोबिलिटी ऑफ लेबर? लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहती। जैसे हरियाणा से गुजरात फैक्ट्री शिफ्ट हुई तो लेबर हरियाणा से गुजरात जाना नहीं चाहती। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल जो मूवेबल है। इमोबाइल यानी जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं करना चाहता। तो इमोबिलिटी ऑफ लेबर। एक एग्जांपल क्या दे रहा हूं, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। मार्केट में शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गई। अब रॉ मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री बंद पड़ी है। फैक्ट्री ने वर्कर को कहा यार 10 दिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, तुम घर बैठो, जब रॉ मटेरियल आ जाएगा तो तुम्हें बुला लेंगे। तब 10 दिन के लिए रॉ मटेरियल नहीं था तो 10 दिन आप घर बैठे थे, तो वो क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। एक और एग्जांपल देता हूं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कितना प्यारा एग्जांपल है। ख्याति घर में खाली बैठी थी, कोई नौकरी नहीं थी, नौकरी ढूंढ रही थी पर अभी खाली बैठी। नौकरी अवेलेबल है कंपनी में, नौकरी अवेलेबल है, ख्याति को पता ही नहीं है नौकरी अवेलेबल है। ये बेचारी घर में बैठी है क्या सोच के कि काम ही नहीं है। अब इसको 15 दिन बाद पता चलो अरे वहां तो काम है, भागी भागी गई और ज्वाइन भी कर लिया। पर ये 15 दिन घर पे क्यों बैठी थी? किसको? क्योंकि इसको नहीं पता था कि XYZ फैक्ट्री में जॉब वैकेंसी है। यानी इसके एंड पे क्या हो गई? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, शॉर्टेज ऑफ पावर है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है। समर्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से फैक्ट्री को 4 दिन बंद कर दिया। तो वर्कर को क्या बोला? तू 4 दिन घर बैठ। बोले फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री क्यों बंद है? बोले पावर नहीं है। तो अब शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से अगर फैक्ट्री बंद है तो अब ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। देखो दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म फिनोमिनाज। तो इन सब रीजंस की वजह से जब आदमी अनएम्प्लॉयड है, घर में बैठा है, तो आप कहेंगे कि क्या हुई है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब जॉब मार्केट के चेंजेस होते हैं। लेबर की इमोबिलिटी हो गई, अचानक से मार्केट में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गई, इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। और एक तो मैंने बताया था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल बोलो, टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अदर। अब आप एक जॉब से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ख्याति ने शिफ्ट किया था रिलायंस से अदानी में, तो रिलायंस में जॉब छोड़ी 1 अक्टूबर को, अदानी में ज्वाइनिंग मिली 15 अक्टूबर को। तो ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर घर बैठी है। क्यों घर बैठी है? क्योंकि ज्वाइनिंग डेट और लीविंग डेट अलग अलग है। लीविंग डेट तो थी 1 अक्टूबर, ज्वाइनिंग डेट है 15 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जब ये घर बैठी है तो दैट इज टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब। ये सब पार्ट है चेंजिंग जॉब मार्केट का, चेंजिंग जॉब डायनेमिक्स का। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट टर्म होती है, याद रखना, थोड़े टाइम रहती है फिर खत्म हो जाती है, थोड़े टाइम रहती है फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, वो भी इसका एग्जाम्पल है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। हो सकता है आज मान लो ये है नेहल है, शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो ये क्या ले ली? मैटरनिटी लीव ले ली, 2 महीने घर पे। देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल्स, दीज आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जॉब मार्केट में कभी चेंजेस आ रहे हैं, उस रीजन से शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप घर पे बैठे हो दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलिए आया नहीं आया? बेटा वो तो छुट्टी होती है, उसके लिए घर थोड़ी बैठते हैं। क्या है यार, ये अलग ही मजे ले रही है। यहां तक क्लियर है? पैसे मिलते हैं उसके छुट्टी करने के, अनएम्प्लॉयड नहीं होते उस टाइम पे आप। अभी मेरे को कैंसर हुआ है, मैं कीमोथेरेपी करा रहा हूं, ऑफिस तो नहीं जाऊंगा ना काम करने। 2 दिन कीमोथेरेपी होनी है तो 2 दिन तो छुट्टी करूंगा ना यार। चलो यहां तक क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? ये हो गई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक होती है स्ट्रक्चरल। सर ये है मेन कॉन्सेप्ट, जो जॉब अवेलेबल है, ऑलरेडी दे चुका एग्जांपल, जो जॉब अवेलेबल है और जो उस जॉब को करने के लिए स्किल चाहिए, अगर उसमें मिसमैच है,
जॉब अवेलेबल है फाइनेंशियल एनालिस्ट की। फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब करने के लिए आना चाहिए एमएस एक्सेल। मेरे पास जॉब मांगने आया महेश। महेश बोल रहा है मुझे एक्सेल नहीं आता। मिसमैच हो गया किसमें? जॉब में और तुम्हारी स्किल सेट में। कोई बात नहीं, 6 महीने की ट्रेनिंग करके एमएस एक्सेल सीख लो, फिर आ जाना, तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तो जब जो जॉब अवेलेबल है और जो बंदा जॉब मांगने आया उसकी स्किल है, उसके बीच में क्या है? मिसमैच। मतलब जो काम करने के लिए स्किल चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, तब क्रिएट होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का एक ही तरीका है, ट्रेनिंग करना। क्या करना? ट्रेनिंग करना। समझ में आती है बात? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है बताओ? बोलो। दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस when there is a mismatch between workers skills and job available। जो जॉब अवेलेबल है और जो जॉब को करने के लिए स्किल चाहिए उसमें मिसमैच है। मतलब काम करने की आपके पास स्किल नहीं है, तो क्या क्रिएट होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में तो यही प्रॉब्लम है। कई लोगों को काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनको काम ही नहीं आता, वो अनस्किल्ड है, उनमें स्किल ही नहीं है काम करने की। अब स्किल ऐसा नहीं कि नहीं है, स्किल क्यों नहीं होती है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी होने की वजह से। अब एआई आ रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता वो एक बार के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या ले लेते हैं? ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो उनको जॉब मिल जाएगी। मैं तो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका दे रहा हूं। तो सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आने के रीजंस क्या हैं? आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है, तो एक रीजन इसका होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक और रीजन है इसका बहुत अच्छा, चेंज इन डिमांड और प्रेफरेंसेस। व्हाट इज चेंज इन डिमांड और प्रेफरेंसेस? मैं बताता हूं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, चेंज इन डिमांड और प्रेफरेंसेस। हम सब कंप्यूटर खरीदते थे। मतलब तुम तो थोड़े यंग हो, मेरे टाइम पे हमारे घरों पे कंप्यूटर हुआ करता था, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। आई डाउट अभी आपके किसी के भी घर पे पर्सनल कंप्यूटर होगा। है किसी के घर पे पर्सनल कंप्यूटर? एक जने के। पर लैपटॉप बहुत सारे लोगों के घरों पे होगा। तो लोगों की क्या चेंज हो गई? प्रेफरेंस। पहले लोग प्रेफरेंस करते थे कि क्या लें? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब उनकी प्रेफरेंस क्या लेना हो गई? लैपटॉप। ऑफिसेज में भी ऐसा ही है। आज 99% ऑफिसेज अपने स्टाफ को लैपटॉप देते हैं, किसकी जगह? पर्सनल कंप्यूटर की जगह। तब चेंज इन डिमांड हो गया, फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू लैपटॉप। अब मैं एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता था जो कंप्यूटर बनाती है, तो वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो मैं क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड। अब मार्केट में धीरे धीरे नई फैक्ट्रीज खुलेंगी लैपटॉप की, तब मैं जाके वहां पर ज्वाइन कर लूंगा। बट मीनवाइल आई एम अनएम्प्लॉयड। तो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, दो ही रीजन है, चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन डिमांड और प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। चेंज इन डिमांड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। आज मैं तो इनफैक्ट आपको इसका एक कितना अच्छा और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। बहुत मतलब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप सोचोगे लोग क्या करते थे, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। लोग क्या करते थे, जितनी भी मतलब इंडिया का, मैं एक बहुत इंडिया अपनी कंट्री से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग ज्यादातर लोग पहले एथनिक वेयर पहनते थे। एथनिक मतलब ट्रेडिशनल वेयर, कुर्ता पजामा या जो भी इंडिया के ट्रेडिशनल वेयर है, साड़ी, सलवार सूट, फीमेल मेल एज द केस में भी। अब क्या हो गया है, आज के टाइम पे कोई साड़ी तो पहनना ही नहीं चाहता। लोग तो साड़ी ओकेजनली पहनते हैं, सलवार सूट ओकेजनली पहनते हैं। सब लोगों को क्या चाहिए? वेस्टर्न वेयर चाहिए। अभी मैं कुर्ता पजामा पहनता हूं, कब पहनूंगा? कोई फेस्टिवल आया पहन लिया। अदरवाइज मैं डेनिम पहनूंगा, ट्राउजर पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा। तो चेंज इन डिमांड एंड प्रेफरेंस हो गया फ्रॉम एथनिक वेयर टू वेस्टर्न वेयर।
तो एथनिक वेयर के फैक्ट्री बंद हो गए और किस चीज के फैक्ट्री खुलने लग गए? वेस्टर्न वेयर के। तो जो वर्कर एथनिक वेयर की फैक्ट्री में काम करता था, नाउ ही विल हैव टू शिफ्ट इनटू द फैक्ट्री ऑफ वेस्टर्न वेयर। तो ये भी एक एग्जांपल है चेंज इन डिमांड और प्रेफरेंसेस का। तो जब लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। और जहां पर जॉब मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और मैं बता दूं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म होती है, कंपैरेटिवली, क्योंकि एक फैक्ट्री के खुलने और नई फैक्ट्री बनने और दूसरी फैक्ट्री के बंद होने में टाइम गैप होगा। एक नई फैक्ट्री खोलना और दूसरी बंद करना, इट टेक्स टाइम। आपके पास स्किल नहीं है, तो स्किल को लेने में, ट्रेनिंग करने में इट टेक्स टाइम। जैसे अभी मैं एक्चुअल बता रहा हूं, मैं एक कोर्स कर रहा हूं एआई पे। मेरी जो सीए की फील्ड है, उसमें अब एआई के बिना हम लोग काम नहीं कर पाएंगे आने वाले 2-3 साल बाद। फैक्ट बता रहा हूं ये आपको। तो अब कर रहा हूं मैं भी कोर्स, और बहुत सारे चार्टर्ड्स कर रहे हैं, करना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। अब जो मैंने एआई का कोर्स ज्वाइन किया वो 1 साल का है। अब 1 साल का कोर्स है, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म। अगर मान लो मुझे कोई ऐसी जॉब करनी है जो एआई बेस्ड है, तो मैं 1 साल तक नहीं कर सकता। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज बी कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विल कंपैरेटिवली बी शॉर्ट टर्म। तो ये कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म होती है। तो सर आपको क्या समझना है, ये पूरे टॉपिक को बोर्ड पर एक साथ एक सिंगल चार्ट मैंने बता दिया। इकोनॉमी के अंदर जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड एज सच इक्वल है। लेकिन सीखना यह है कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, तो भी कभी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। कुछ एक मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होता है, जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 रीजन है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से फिनिश होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने थे। नाउ आई विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। पहले क्या पढ़ोगे बताओ? डेफिशिएंट डिमांड बोलोगे तो पहले वो पढ़ा दूंगा, एक्सेस डिमांड बोलोगे तो पहले वो पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ाऊं बोलो? पहले डेफिशिएंट पढ़ा दूं, डेफिशिएंट पढ़ा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पढ़ लो। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी हो गई, इनवॉलंटरी हो गई। इकोनॉमिक्स में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, मतलब ही नहीं है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से। क्या होता है वॉलंटरी? अब तुम जानबूझ के घर बैठे हो, तो तुम्हारी क्या मदद करूं भाई? मैं क्या मदद करूं? मदद किसकी कर सकते हैं? जो काम करना चाहता है पर काम मिल नहीं रहा। तो इकोनॉमिक्स में भी ऑलवेज टॉक अबाउट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है? जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, लेबर की सप्लाई डिमांड बराबर है। लेबर की सप्लाई डिमांड बराबर होगी तो भी कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 रीजन होते हैं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। ये है। कोई डाउट? पक्का? चलिए अब बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉपिक ऑफ, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक नंबर 5 है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड है, सप्लाई मतलब एग्रीगेट सप्लाई है। बोलना नहीं होता डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। डिमांड माने मैक्रो में एग्रीगेट है, माइक्रो थोड़ी पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड माने हमेशा एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई माने हमेशा एग्रीगेट सप्लाई। बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग डेफिशिएंट डिमांड, नाम से ही क्लियर है, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमी में जो डिमांड है वो इतनी नहीं है कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो पाए। तो जो डिमांड रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए चाहिए, अगर प्लांट एग्रीगेट डिमांड उससे कम है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड, मैं क्या बोल रहा हूं? प्लांट एग्रीगेट डिमांड अगर लेस देन है एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्रिएट हुई है? डेफिशिएंट डिमांड। देखो सुनो, मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो इकोनॉमी में 8,000 करोड़ की डिमांड आ रही है। कितने की? 8,000 करोड़। तो अब डिमांड 8,000 करोड़ की आएगी तो माल कितने का बनाएंगे? 8,000 का या 9,000 का? डिमांड 8,000 की है तो माल 8,000 बनाएंगे, 9,000 बनाएंगे?
8,000 ही बनाएंगे। जब डिमांड 8 की है तो दिमाग थोड़ी खराब हुआ है कि 9 बनाएंगे। एक बात बताओ, क्लास में 50 बच्चे तो मैं शीट कितनी प्रिंट निकालूंगा, 50 या 55? 50। तो जब डिमांड 8,000 की तो बनाएगा भी आदमी 8,000, लेकिन मैं कह रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए 10,000 करोड़ की डिमांड चाहिए। तो मतलब डिमांड इज डेफिशिएंट बाय 2,000 करोड़। डिमांड इज डेफिशिएंट बाय 2,000 करोड़। तो जो डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए चाहिए, अगर प्लांट एग्रीगेट डिमांड उससे कम है, तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या क्रिएट हुई है? डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हुई है। तो आपसे कोई पूछे डेफिशिएंट डिमांड क्या, बोलोगे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्लांट एग्रीगेट डिमांड, when plant aggregate demand is less than AD/AS। AD/AS क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज AD इज इक्वल टू AS, इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी। तो इसलिए हमेशा कई बार किताबें होती है ना, किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा, पहले समझाता हूं। रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड corresponding to full employment level। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जो डिमांड चाहिए, अगर हमारी डिमांड उससे कम है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या क्रिएट हुई है? हम बोलेंगे कि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हुई। अब क्योंकि एडीएस बराबर होते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्लांट एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या सिचुएशन है? प्लांट एडी इज लेस देन एएस। एएस एडी बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम में, तो एएस लिखो एडी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इज लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? अरे बोलो आर, लिखा ना, सिंबल लगाया ना बेटा। अच्छा, it refers to a situation when plant aggregate demand is less than aggregate demand या aggregate supply corresponding to full employment level। आती है बात समझ में? देखो सिंपल है, मेरे पास 10 मशीनें हैं पर डिमांड उतनी आ रही है कि 8 मशीनों पे काम चला पाऊं, तो 2 मशीनें फालतू पड़ी है, यही डेफिशिएंट डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में हमेशा इकोनॉमी में क्या पड़ी होगी? एक्सेस कैपेसिटी। कुछ लोग बेरोजगार होंगे, कुछ मशीनें खाली पड़ी होंगी, रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होंगे। सर डेफिशिएंट डिमांड की वजह से ही क्या क्रिएट होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये आपको समझना है। बताओ आया नहीं आया समझ में? कोई डाउट? श्योर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास यहां पे कंक्लूड करते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सिखाऊंगा। उसके बाद एक क्लास और लगेगी एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। क्लियर है? क्लियर है?